गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे पदानुक्रम के कुछ उदाहरण। इससे पहले तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पदानुक्रम क्या होता है करके, है ना। और 7 कैटेगरीज होती है जिसको एक एक को डील करके देख चुके थे। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण हुआ है ना। तो हम सबसे पहले एक देख चुके थे मनुष्य का वर्गीकरण हो चुका है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम पहला उदाहरण ले लेंगे बंदर का, है ना। किसका उदाहरण ले लेंगे? बंदर का। तो बंदर का हम क्या निकालेंगे? वर्गीकरण, या उसको पदानुक्रम में डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले बंदर का क्या देखेंगे? किंगडम, है ना। बंदर का यदि हम पदानुक्रम निकालेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? किंगडम, कि बंदर किस किंगडम में आता है। तो बंदर क्या है? एनिमल है, इसलिए वह एनिमेलिया में आता है। ठीक है। अब किंगडम के बाद क्या आता है? तो किंगडम के बाद आता है फाइलम, जिसको संघ बोलते हैं। तो बंदर जो है वो कौन से फाइलम में है? तो बंदर जो है वो कॉर्डेटा फाइलम में है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। फिर हम इसका क्या देखेंगे? क्लास देखेंगे कि वह कौन से क्लास में आता है। तो बंदर में हेयर्स पाए जाते हैं, वह स्तनधारी होता है, इसलिए यह मैमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। क्लास के बाद हम देखेंगे ऑर्डर, है ना, कि बंदर का ऑर्डर क्या है करके। तो इसका कौन से इसको गण में रखा गया है? तो ये आता है प्राइमेट्स में, है ना। किस में आता है? प्राइमेट्स में। मतलब इनमें क्या पाई जाती है ना, समान उंगलियां पाई जाती हैं, नाखून पाए जाते हैं, अग्रपात पश्चपात प्रेजेंट होता है। ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली, कुल। तो बंदर कौन से कुल में है? तो बंदर जो है वो सर्कोपाइथेसिडिया में आता है ना। सर्कोपाइथेसिडिया के अंतर्गत बंदर आते हैं। अब इसका हम क्या देखेंगे? जीनस देखेंगे। तो बंदर जो है वो कौन से जीनस में आता है? तो ये आता है, इसका वंश है मकाका। क्या है? मकाका। अब लास्ट में क्या आती है? जाति आती है ना। तो इसकी जाति क्या होगी? तो इसकी जाति होगी मलाटा। ठीक है। तो बंदर का जीनस क्या है? मकाका, और इसकी जाति क्या होती है? मलाटा। मतलब इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बंदर का मकाका मलाटा। ठीक है, बंदर का ये वैज्ञानिक नाम होगा। इसी तरीक़ा से हम दूसरा और क्या देख लेंगे? दूसरा हम देख लेते हैं सिंह का। ठीक है, लायन का देखेंगे हम पदानुक्रम। अब हम देखेंगे सिंह का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। तो सिंह को भी किस किंगडम में रखा गया है? तो ये भी आता है एनिमेलिया जगत में, है ना। फाइलम, ये इसका भी क्या है? कॉर्डेटा है। मतलब ये भी, इसमें भी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। इसका क्लास क्या होगा? इनमें भी क्या पाया जाता है? हेयर्स पाए जाते हैं, और ये भी स्तनधारी होते हैं, इसलिए मैमेलिया इसका भी क्लास होगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो इसका ऑर्डर आ जाएगा कॉर्निवोरा। मतलब ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, है ना। कौन से कुल में आता है? तो ये आता है फेलिडिया कुल में। कौन से कुल में आता है? फेलिडिया कुल में। इसका जीनस क्या है? पैंथेरा। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, पैंथेरा, है ना। और इसकी स्पीसीज क्या है? लियो। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जाति में, है ना, जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल में ही लिखाता है ना। यहाँ भी आप इसको क्या कर लेना? यहाँ भी आप इसको स्मॉल ही कर लेना। ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्पीसीज होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखाता है। तो ये था सिंह का वर्गीकरण, लायन का। ये था बंदर का वर्गीकरण। ठीक है। ये जो सीरीज़ है वो हमेशा इसी तरीक़ा से होती है, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं लिखाता है। इसी तरीक़ा से आप और भी जीव जंतु, है ना, पौधों का भी आप वर्गीकरण पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये अनिवार्य है इसको पढ़ना। तो इसी तरीक़ा से आप भी कुछ उदाहरण लिखकर याद कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे नामकरण, कि नामकरण क्या होता है। अब हम देखेंगे नामकरण, है ना। इसको क्या बोला जाता है? नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर में क्या होता है ना। हम सब जानते हैं कि नामकरण में क्या किया जाता है? जीवों का नाम रखा जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई बच्चा होता है तो उसका नामकरण संस्कार, है ना, एक अलग से क्या करते हैं? संस्कार करते हैं। मतलब बच्चे का नाम रखा जाता है, और नाम रखते हैं तो उसको एक निश्चित नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद उसको
उसी नाम से पुकारा जाता है। लेकिन यदि उनका वैज्ञानिक नाम अगर बोला जाए तो कोई भी बच्चा हो या कोई भी मनुष्य हो, उसका वैज्ञानिक नाम एक ही होगा और वो क्या होता है, होमो सेपियंस। लेकिन उसका जो स्थानीय नाम होता है ना, तो उसका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर नामकरण का मतलब है कि जीवों को पहचान कर, क्या करके, जीवों को पहचान कर उसे एक वैज्ञानिक नाम देना, है ना, एक वैज्ञानिक नाम देना। और वो वैज्ञानिक नाम पूरे संसार में, है ना, एक ही होगा और उसी नाम से उसको सभी जगह पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हम जो स्थानीय नाम रखते हैं, है ना, जैसे कि अगर यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेंगे गौरैया चिड़िया को, तो गौरैया चिड़िया को हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में गौरैया बोला जाता है। वही चिड़िया को आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाएगा, पिच्चुका बोला जाता है। ठीक है, हाईलैंड में क्या बोला जाएगा, मूस बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक ही जीव का, है ना, हर जगह अलग अलग नाम होता है। तो उस नाम को क्या बोला जाएगा, स्थानीय नाम बोला जाएगा, क्योंकि वो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। लेकिन इस तरीक़ा से क्या होता है, जीवों की पहचान करना या उनका अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होती है ना। हर जगह अलग अलग नाम होने की वजह से उसको पहचानने में क्या होगा, कठिनाई होगा, क्योंकि हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसी नाम को हम जानेंगे, दूसरे जगह में उसी को क्या बोलते हैं ये हम नहीं जान पाते। तो इस कठिनाई को देखते हुए, है ना, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने नामकरण पद्धति लाया और इसमें क्या किया, उन्होंने जीवों का वैज्ञानिक नाम दिया। और वह वैज्ञानिक नाम क्या था, पूरी दुनिया में एक ही था, मतलब वो वैज्ञानिक नाम से उसको सभी जगह पहचान सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जीवों को पहचान कर उसे वैज्ञानिक नाम देना ही क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो वही बात आती है कि यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग जगहों में जीवों का स्थानीय नाम होने की वजह से, है ना, उसको पहचानने में कठिनाई हो रही थी, जिसके लिए, है ना, कैरोलस लिनियस ने क्या किया, नामकरण पद्धति लाया और उस नामकरण पद्धति में क्या हुआ, वैज्ञानिक नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पर लाखों जीव पाए जाने के कारण से, है ना, क्योंकि इस दुनिया में लाखों जीव पाए जाते हैं और जिस जगह पर वो पाए जाते हैं उस जगह पर, है ना, उनका एक स्थानीय नाम होता है। तो उस नाम की वजह से क्या होता था, अध्ययन में कठिनाई होती थी, क्योंकि हम केवल एक ही जगह पर तो रहकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हम बाहर भी जाकर अध्ययन करते हैं। तो बाहर जाने की वजह से उनका स्थानीय नाम हमको पता नहीं चल पाता, जिससे क्या हो रही थी, अध्ययन में कठिनाई होती थी। इसीलिए जीवों को एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया गया, जिसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और यह वैज्ञानिक नाम पूरे दुनिया में एक ही था, मतलब एक जीव के लिए जो उसका वैज्ञानिक नाम था वो हर जगह उसी नाम से लोग उनको जानते थे। तो वही बात है कि अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों का क्या रखा गया, वैज्ञानिक नाम रखा गया और उसी को बोला जाता है नामकरण। तो इस नामकरण की पद्धति को किसने लाया था, तो जो नामकरण की पद्धति को, है ना, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने लाया था। और कैरोलस लिनियस को हम वर्गीकी के जनक भी कहते हैं, है ना, वर्गीकरण के जनक हैं, टेक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नामकरण पद्धति प्रस्तावित की, नामकरण पद्धति प्रस्तावित की। तो किसने किया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैरोलस लिनियस, है ना। नामकरण की पद्धति किसने लाया, तो आप ये नाम लिखेंगे, कैरोलस लिनियस ने नामकरण पद्धति को लाया। अब इस नामकरण पद्धति में कैरोलस लिनियस ने क्या किया, दो नाम रखा, है ना। इस नामकरण की पद्धति में कैरोलस लिनियस ने दो नाम रखा। नामकरण पद्धति में कैरोलस लिनियस ने दो पद्धतियाँ बताई, और वो दो पद्धतियाँ कौन कौन सी थी, तो दो पद्धतियाँ थी, पहला था बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर और दूसरा था ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, मतलब द्विनाम नामकरण पद्धति और त्रिनाम नामकरण पद्धति। तो यहाँ पर नामकरण पद्धति दो प्रकार से किया, है ना। पहला था बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम नामकरण।
दूसरा था ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, मतलब त्रिनाम नामकरण, है ना। तो नामकरण पद्धति के अंतर्गत बाइनॉमिनल और ट्राइनॉमिनल आया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि द्विनाम नामकरण में क्या होता है। द्विनाम नामकरण पद्धति, बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये आता है कि द्विनामकरण पद्धति क्या है, इसके नियम लिखिए व कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये नामकरण जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा द्विनाम नामकरण पद्धति को पूछा जाता है। तो द्विनामकरण में क्या होता है कि कैरोलस लिनियस ने, है ना, जीवधारियों की जो आवश्यकता थी, मतलब अध्ययन करने में क्या हो रही थी, कठिनाई महसूस हो रही थी, तो नामकरण की जो आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम कौन सा पद्धति लाया, द्विनाम नामकरण पद्धति लाया। और इसको कब लाया, तो इसको लाया 1753 में, है ना। कब लाया इसको, 1753 में लाया। इसमें क्या किया कि उन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति को उन्होंने एक बुक जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, है ना, जिसको उन्होंने 1753 में लिखा। और उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। तो इसी बुक में उन्होंने, किसने, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम नामकरण पद्धति का वर्णन किया। तो ये बुक का नाम आप हमेशा याद रखेंगे कि कौन से बुक में द्विनाम नामकरण पद्धति आता है। तो स्पीसीज प्लांटेरम में, है ना, ये बुक किसका है, कैरोलस लिनियस का है। इसी बुक में उन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति का वर्णन किया था। अब उन्होंने बताया कि द्विनामकरण क्या होना चाहिए। तो कैरोलस लिनियस के अनुसार जो द्विनामकरण था, है ना, द्विनाम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, द्वि का मतलब होता है दो, है ना। तो द्विनाम में क्या, दो नाम होने चाहिए। कैरोलस लिनियस ने बताया कि द्विनामकरण पद्धति में जीवों का कितना नाम होना चाहिए, दो नाम होना चाहिए। और इस दो नाम में पहला नाम कौन सा होना चाहिए, उसका वंश होना चाहिए, और दूसरा नाम उसकी जाति होनी चाहिए, बताया, है ना। तो हमेशा कोई भी जीव में जब उन्होंने द्विनाम पद्धति से जीवों का नामकरण किया तो उसमें उन्होंने दो नाम बताया कि कोई भी जीव का हम दो नाम रखेंगे, जिसमें पहला उसका वंश का नाम होना चाहिए और दूसरा उसकी जाति का होना चाहिए, है ना। तो वंश क्या होना चाहिए, पहला नाम, पहला वंश और दूसरा जाति। तो इस प्रकार से हम कोई भी जीवों का द्विनाम नामकरण पद्धति रख सकते हैं करके कैरोलस लिनियस ने बताया। द्विनाम नामकरण में प्रत्येक जीव के दो नाम होने चाहिए, जिसमें पहला नाम उसका वंश और दूसरा नाम उसकी जाति होनी चाहिए करके बताया। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि कैसे किसी जीव का दो नाम होना चाहिए। तो हम यदि ह्यूमन का लेंगे, है ना, किसका लेंगे, मनुष्य का, तो यहाँ पर मनुष्य का क्या वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है, तो मनुष्य का जो वंश है, तो मनुष्य का वंश क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे वंश इसका होता है होमो, वंश क्या है, होमो। और मनुष्य की जाति क्या है, ये हम किससे ले रहे हैं, वर्गीकरण से ले रहे हैं, है ना। तो मनुष्य का वंश है होमो और उसकी जाति होती है सेपियन। क्या होती है, सेपियन। तो इन्हीं दोनों नामों से, है ना, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। तो हमें यहाँ पर वंश इसका होमो है और जाति इसकी सेपियन है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। तो इस प्रकार से रखा जाता है द्विनाम नामकरण, जिसमें उसका वंश और दूसरा उसका जाति, दोनों को मिलाकर रखा जाता है वैज्ञानिक नाम। इसी को बोला जाता है वैज्ञानिक नाम। अब मनुष्य को पूरी दुनिया में, है ना, उसका कुछ भी नाम हो, जैसे यहाँ पर रिंकी पिंकी कुछ भी हम नाम रखते हैं, लेकिन उसको पूरे दुनिया में, है ना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नाम में उसको होमो सेपियंस ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से था द्विनाम नामकरण पद्धति। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है ना, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि द्विनामकरण के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, है ना, क्योंकि जब कैरोलस लिनियस ने द्विनामकरण बताया जिसमें उसका पहला नाम वंश होना चाहिए और दूसरा नाम उसकी जाति, दोनों को मिलाकर उसका वैज्ञानिक नाम रखना है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ नियम दिया। तो अब हम देखेंगे नामकरण पद्धति के नियम कि कौन कौन से नियम होने चाहिए किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखने के लिए। तो सर्वप्रथम है कि जीवों का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाने चाहिए, है ना। देखना हमेशा जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो थोड़े तिरछे लिखाए रहते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं लैटिन। फिर है पहला नाम वंश होना चाहिए और दूसरा नाम जाति होनी चाहिए, है ना। मतलब किसी भी जीव का जब वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो पहला नाम वंश ही हो और दूसरा नाम उसकी जाति होनी चाहिए। फिर है वंश का पहला वर्ड कैपिटल में, है ना। जैसे कि हम वंश लिखते हैं तो जैसे कि अगर हम मनुष्य का लिख रहे हैं तो मनुष्य का क्या होता है, जो उसकी वंश है वो होमो होता है, तो एच जो रहेगा, है ना, होमो में जो एच रहेगा वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। और जो उसकी जो जाति होती है तो जाति हम क्या लिखते हैं, सेपियंस लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं हम, सेपियंस, ठीक है। तो इसमें जो एस है तो जाति क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, है ना। और इस प्रकार से वंश कैपिटल में होना चाहिए और जो जाति है वो स्मॉल में लिखना चाहिए, तो ये भी एक नियम है। फिर है वंश नाम पहले, हमेशा वंश ही पहले आएगा और जाति नाम बाद में लिखा जाता है ना, जाति को कभी पहले नहीं लिखा जाता। फिर है दोनों नाम छोटे व सरल होने चाहिए जिससे हमको क्या हो, उच्चारण में आसानी हो। तो इस तरीक़ा से था द्विनाम नाम पद्धति के नियम। तो क्वेश्चन आता है कि द्विनाम नामकरण पद्धति क्या है, इसके नियम लिखिए, तो आपको पिछला और इसको लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण दे सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ये भी आता है कि कुछ उदाहरण दीजिए, तो हम उदाहरण में यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य का द्विनाम नामकरण में वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो पहला नाम हम उसका क्या लिखेंगे, वंश, तो इसका वंश क्या है, होमो, और जाति क्या है, सेपियंस। तो ये हो गया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, है ना। सभी जीवों में पहला वंश होगा और दूसरा उसकी जाति होती है। अब हम दूसरा उदाहरण क्या ले लेंगे, सिंह का ले लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण सिंह में क्या हो जाएगा, सिंह का वंश क्या है, पैंथेरा, और इसकी जाति क्या होगी, लियो, है ना। उसी प्रकार से यदि हम टाइगर का ले लेंगे तो टाइगर में भी जो वंश होती है वो पैंथेरा ही होता है ना। इसकी जाति क्या होती है, टाइग्रिस। उसी प्रकार यदि हम गुलाब का ले लेते हैं तो गुलाब का क्या होगा, तो गुलाब का वंश होता है रोज़ा, क्या होता है, रोज़ा, और इसका जो जाति है वो क्या होगा, इंडिका, है ना। तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, रोज़ा इंडिका। उसी प्रकार मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो मेढक का वंश है राणा और इसकी जाति क्या होती है, इसकी जाति होती है टिग्रीना, है ना। तो इस प्रकार से आप और कई इसके वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं और आप कुछ भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आता है ये 4 बोल देगा या 5 बोल देगा या कोई 2 भी बोल सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और जो प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम है ना, और ये जो जीव हैं उनका आपको वर्गीकरण याद होना चाहिए, वो भी सीरीज़ में। तो इस प्रकार से था द्विनाम नामकरण पद्धति। त्रिनाम नामकरण पद्धति में क्या होता है कि जैसे कि द्विनाम में उसका वंश और जाति लिखा जाता था, तो त्रिनाम जो नामकरण पद्धति है वो ज़्यादा तो चलन में नहीं है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी भी जीवों का 3 नाम रख दिया जाता है, और 3 नाम मतलब क्या होगा, तो त्रिनाम नामकरण पद्धति ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जिस प्रकार से द्विनाम में 2 नाम रखा जाता था उसी प्रकार से त्रिनाम में क्या होगा, जीवों का 3 नाम रखा जाता है, जिसमें पहला क्या रहेगा, पहला तो वंश ही रहेगा, है ना। दूसरा नाम क्या रखा जाता है, तो दूसरा नाम रखा जाता है जाति, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा, उपजाति हो जाएगी, है ना। जैसे कि कई जो जीव होते हैं जिसमें क्या होता है, जाति तो होगा लेकिन उसकी कई उपजातियां भी डिवाइड हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो तीसरा नाम होता है वो उसका उपजाति होता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे कि कौवा है ना। तो कौवा का क्या होगा, कौवा का यदि हम लेंगे तो कौवा को जनरली क्या बोला जाता है ना, कार्वस स्प्लेंडेंस बोला जाता है, लेकिन इसकी कई उपजातियाँ होती हैं।
तो कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, वंश और उसकी जाति। तो यहाँ पर त्रिनाम का उदाहरण है कौवा का। तो हम लोग भारतीयों को, है ना, भारतीयों को जो उसका वैज्ञानिक नाम है कौवा का वो है कार्वस स्प्लेंडेंस, ये है उसका वैज्ञानिक नाम। लेकिन लंका तरफ, है ना, लंका में जो कौवा की कई उपजातियां भी पाई जाती है। तो जो श्रीलंका है वहाँ पर इसकी कौन सी उपजाति पाई जाती है, प्रोटोगेलस। तो इसका त्रिनाम में क्या हो जाएगा, कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटोगेलस, है ना। ये लंका में जो कौवा पाया जाता है उसका नाम है। वैसे जो बर्मा वगैरह है उधर, है ना, कौवा की कौन सी उपजाति पाई जाती है, तो कौवा की इंसोलेंस उपजाति पाई जाती है। तो कार्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। तो इस प्रकार से है ये त्रिनाम नामकरण पद्धति।